اختيارات بدراسة वेलकम बैक जी व्यूअर्स। हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे बाकी कंटेस्टेंट से कि जी वो कितने ज़्यादा टेंशन में है और कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन अभी जो मेरे साथ एक कंटेस्टेंट बैठे, मेल कंटेस्टेंट, और आज मेरे ख्याल में उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और वो इस हालत में भी यहाँ पे अपना ऑडिशन देने के लिए आए हैं। तो अब देखते ये हैं कि वो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कितने ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको इस हालत में यहाँ आके? इस हालत में यहाँ आके थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन आना है, कंप्लीट तो करना है ना। अच्छा, पता है हुआ क्या आपको? एक्सीडेंट है आपका? नहीं, बैकेक हो गई थी, नॉर्मली हो जाती है कभी कभार, तो अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जजेस को आप कहेंगे कि मुझे प्रॉब्लम है तो कुछ प्लस पॉइंट मिल जाएंगे आपको? नहीं, ये प्लस पॉइंट ना मिलना चाहिए ना लेना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अगर मैं अच्छा कर सका तो मुझे रेड कार्ड मिलना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मैं नहीं समझ पाया कि मुझे क्यों कार्ड नहीं मिला, और इस बार देखते हैं, लेट्स सी। तो इस बार आपको कितने % कॉन्फिडेंस है? इट्स ऑलवेज 50-50, ऑलवेज। विश यू गुड लक जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, मैं आपको भी देखती थी कि आप मतलब बड़े आराम से चुप करके बैठते थे और कार्ड लेके चले जाते थे, जो कि मुझे नहीं लगता था। और लास्ट टाइम क्या हुआ और इस बार आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? लास्ट टाइम परफॉर्मेंस तो मेरी पहले जैसी ही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिसको अब्दुल्ला साहब ने इस तरह से मेंशन किया था कि वो इतनी कमी है कि वो बयान भी नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट्स में भी बयान नहीं कर सकते। तो अच्छा था मेरे लिए एक कि इस तरह से वो कहते हैं ना, ठोकरें खा कर ही आता है ये ख्याल, हम भी चल सकते थे आंखें खोल कर। तो वो ठोकर लगी है तो थोड़ा सा अब होश भी आ गए, आंखें भी खुल गई हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा ये कार्ड है। चलिए, विश यू गुड लक। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट हैं, दिल तो कह रहा है कि सबको मिल जाए, कोई भी घर ना जाए, लेकिन कोई ऐसे कंटेस्टेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा लकी होंगे जिनको मिलेगा यहाँ पे रेड कार्ड। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो अंदर कंटेस्टेंट गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमर पराचा हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कल रात जब मैं आज के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये था कि करंट इश्यूज़ के ऊपर कौन सा ऐसा करंट इशू है जिसको मैं डिस्कस करूं और आवाम तक हकीकत को आशना करूं। लेकिन नाज़रीन, करंट इशू तो आजकल एक ही था कि क्या शहज़ादा विलियम ने जो अंगूठी केट मिडलटन को पहनाई है वो उसे पूरी क्यों नहीं आई। और आज का तो करंट इशू ये भी था कि भुट्टो के वारसीन और ज़हूर इलाही के वारसीन क्या इकट्ठे मिल बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या कातिल लीग, कल की कातिल लीग आज की प्यारी लीग हो चुकी है, या कल के भुट्टो और आसिफ जरदारी को 10% कहने वाले इस बात को आशना कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान ही वो एक ख़ास शख्सियत हैं जो मुल्क को घिरे हुए मुश्किलात से निकाल सकते हैं। क्या शहज़ादा विलियम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, ये हमारी कौम के मसाइल नहीं हैं। नाज़रीन, हमारी कौम के मसले हैं भूख, अफलास, 18 घंटे की वो लोड शेडिंग जिसकी वजह से कई लोग कर्ब में आ चुके हैं। कईयों को ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि वो अपना बिज़नेस बंद कर दें या उसको जारी रखें। आपने क्या सोचा? मैं आपके प्रोग्राम में कोई गेस्ट नहीं आ रहा है? मैंने यही पहले या फिर आप टेलीफोन कॉल्स लेंगे? जी, मैं अवाम का इंटरव्यू लूँगा। इंटरव्यू जो आपने जी ले चुका हूँ, उसके बारे में मैं अब एंडिंग करके बताऊंगा कि ये जो है बेहतर ये है कि हम ये इंटरव्यू आप पहले ले चुके हैं, ये नहीं है कि आप किसी जगह खड़े हुए हैं कहीं पब्लिक में इस वक्त नहीं खड़े हुए हैं? ये नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैंने आज जो लोगों से, आम आदमी से, एक गधा गाड़ी चलाने वाले से, एक आम शख्स से जब ये पूछा कि उसका क्या मसला है, तो सब लोगों का आज के दौर के मुताबिक आज के इन 24 घंटों में एक ही मसला था कि लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी, कब हमारे घर के पंखे भी उन हुक्मरानों की तरह मुकम्मल चले गए, कब हम भी ये सोच रख सकेंगे कि क्या हमारे घर में भी यूपीएस और जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। आवाम का आज मैं बताता हूँ कि इसका हल क्या है। आवाम को सिर्फ एक हल है कि वो इन हुक्मरानों से उम्मीदें छोड़ दें। एक मिनट के लिए सोचिएगा कि हमने अपने आप को बदलना है या हमेशा हुक्मरानों को ताने देते रहना है, हुक्मरानों को बुरा भला करते रहना है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। ठीक, आपके ने एक तो फॉर्मेट बदल दिया, क्योंकि पिछली जो रिहर्सल्स हुई थी यहाँ पर या जो पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए थे
उसमें तो ये था कि आप बाकायदा एक प्रोग्राम, एक फॉर्मेट में, जिस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं टॉक शोज़, उसी में रहेंगे। आपने अपना फॉर्मेट भी बदल दिया और फिर उसको सब्सटेंशिएट मेरे ख्याल से आप उस लेवल पर, जैसा आपने कहा कि मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, तो आपको लाना चाहिए था अपने आप को, सवाल पूछते हुए आपको बताना चाहिए था। ये बताइए कि जो मुल्क का सदर होता है और जो वज़ीर आज़म होता है, उन दोनों में जिम्मेदारियों के हवाले से क्या फ़र्क है? कॉन्स्टिट्यूशनली उनका रोल क्या होता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अब से कुछ 18वीं तरमीम से पहले तो सदर ही एक थे जिनमें उनको 52 के हासिल थी, और सदर जो हैं वो एक इंतज़ामी अमूर भी उन्हीं के पास थे, और वज़ीर आज़म एक डमी के तौर पे थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को जो है वो ज़्यादा, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स बता दीजिए, ये ना बताएं कि 18वीं तरमीम से पहले क्या था और बाद में क्या था। आइन क्या कहता है कि सदर का रोल क्या है और वज़ीर आज़म का रोल क्या है? सदर का आइन तो ये कहता है कि सदर ने जो भी फैसला करना है वो वज़ीर आज़म की मशावरत से, वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर वो फैसला करना है। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म जो है वो आपका काबीना के हेड हैं, उन्होंने फैसले, क्योंकि ज़्यादा तो रोल वज़ीर आज़म का है, लेकिन सदर के जो है, सदर एक हमारे वो आप कह लें कि उसको मैं लफ्ज़ बना नहीं पा रहा कि एक तरह के, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह के हेड के तौर पे उनका यह है कि नीचे वर्किंग तो वज़ीर आज़म ने करनी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हेड का जो है उनको उसमें किसी मशावरत या किसी, यार ये इतनी सिंपल थी, आपने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये इतनी आसान तकसीम है, आप उसको इतना आपने उलझा दिया। आप इंतजार कीजिए, क्योंकि मार्किंग के ऊपर फैसला होना तो आपको बाद में बताते हैं। जी, तो क्या कहा जजेस ने? तो आज सारी जिम्मेदारी अपने से ख़त्म कर दी है, और ये 13 लोग जो हैं उन्होंने हमें सेलेक्ट करना है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से तो एक अच्छी कोशिश करके आए हैं, बाकी जो अल्लाह के ताला का फैसला होगा वही सबसे बेहतरीन फैसला है। मुझे ये बताएं, जो अंदर 13 कंटेस्टेंट बैठे हैं उनमें से किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है आपका? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कुछ पता भी नहीं चलता, कोई किसी बात को भी बुरा मान सकता है। लेकिन ये है कि उम्मीद तो है कि वो एक अच्छा फ़ैसला करेंगे। बाकी फ़ैसला तो ऊपर वाले ने करना है, इनका कुछ नहीं होता। आपको चेयर मंगवा दें नुमान? नहीं, आप चेयर है खड़े होने तक नहीं, नहीं आप प्लीज बैठ जाए। थैंक यू। हम चाहते हैं आप कंफर्टेबल होके दिस सिचुएशन। थैंक यू। नुमान, क्या हुआ आपको? बैकिंग हो गई। बस कोई एक्सीडेंट हुआ था या वैसे ही? नहीं, वैसे ही कल रात को हो गई थी, तो फिर अब यहाँ पे आना था लाजमी, तो आप पेन किलर ले लेते? इंजेक्शन लगवाया है, बट इट्स नॉट वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग। चलिए, होपफुली आप लाहौर से जाते हुए कोई इंजेक्शन ले लीजिएगा। नुमान, खैर तकलीफ़ें जो हैं आप भी इनकी भूल जाएं और हम भी भूल रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। पिछली दफ़ा मार्जिन पे छोड़ा आपको, लास्ट चांस है, और अच्छी बात, आज मैं यहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मेरे सर पे और हमारे सर पे जिम्मेदारी है ही। जिम्मेदारी सारी इनके सर पे। अब ये गंजे हुए या बालों के साथ जाए वापस, इनकी जिम्मेदारी है। तो आपने जो है परफॉर्म हमारे सामने करना है, इनके सामने करना है, ऑडियंस के सामने जो हमें देखने करना है, लेकिन मार्किंग जो है आज इन 13 लोगों ने करनी है। ठीक है, तो फिर शुरू करें। ओके कैमरा जी, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान अरशद। प्रोग्राम है आज की बात। नाजरीन, पाकिस्तान में जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज को अगर हम एक तरफ रख भी दें, तो भी पाकिस्तान में आए रोज़ कत्ल, चोरी और डकैती की लातादाद वारदातें रोनुमा होती हैं। इसके सद्देबाब के लिए कुछ मौसर किया भी नहीं जा रहा। यूँ तो जराइम में इजाफे की बहुत सारी वजूहात और मुहर्रकात हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम वजह जो सामने आती है वो है फौरी और सस्ते इंसाफ का फराहम ना होना, जिसमें पुलिस, कानून और अदलिया बराबर की जिम्मेदार है। आज़ादी से पहले जब पुलिस का महकमा तरतीब दिया गया था, तो अंग्रेज़ के जहन में ये बात थी कि गुलाम कौम को और गुलाम बनाकर रखा जा सके। लेकिन आज़ादी के 63 साल बाद आज भी एक पुलिस वाले का रवैया अवाम के साथ आमराना और हाकमाना है। एक पुलिस वाला अवाम को अवाम नहीं समझता, रियाया समझता है। और अगर बात करें कानून की, तो असम्बलियाँ तो इस मुल्क में कई बार बनी और टूटी, और आज भी 342 मेंबरान पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ऐवान मौजूद है। कंक्लूजन कुछ इस तरह से है कि अदालतों को अपना काम कुछ जल्दी में करना चाहिए। 30 दिन के अंदर कम से कम अदालतों को चाहिए कि केस को निपटा दें। पुलिस के महकमे को आज़ाद किया जाए। पुलिस में भर्तियां सियासी असर और रसूख पे ना की जाएं, ताकि पुलिस गैर जानबदारी के साथ अपना काम कर सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
वाजिब, आई थिंक यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। थैंक्स सर। इसलिए कि असल बात होती है इसका तसलसल, उसमें जहाँ हिंड्रेंसेस आती हैं या जहाँ ब्रेक्स आते हैं वो प्रोग्राम के फॉर्मेट को, उसके ओवरऑल इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक मुतासर करती हैं। और आप पेन में हैं, इसके बावजूद भी आपने अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखी है। मैं तो इससे बिल्कुल जी, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, लास्ट टाइम से बहुत बेहतर है और आई डोंट सी एनी रीज़न कि इसमें से आपको कम नंबर दिए जाएं। बाकी मैंने तो नंबर देने ही नहीं है आपको। कौन है बलूचिस्तान के गवर्नर? जुल्फ़िकार मक्सी, नवाब जुल्फ़िकार मक्सी। और खैबर पख्तूनख्वा के? मसूद कौसर। जी, वेरी नाइस। ये अभी चेंज हुए इसलिए थोड़े से पहले ही, तो अक्सर बाकी लोगों दो को रह नहीं गए, वो भी पता। पूछ ले। बाकी दो तो पूछ ले। बता दें चलें। गवर्नर सॉरी, गवर्नर इशरदाबाद सिंध के हैं और इधर है लतीफ़ खोसा। थैंक यू, गुड लक। वज़ीर-ए-आज़म